हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। दोस्तों, आज की क्लास में होने वाला है नाउन विथ डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब आज की क्लास में हम कुछ वैसे नाउन्स को डिस्कस करेंगे जो सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग तरीके का मीनिंग देता है। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बने रहना है और देखना है लास्ट तक, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे ही नाउन्स को सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फायर और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो नाउन है ये है कस्टम या तो कस्टम्स। देखो, जब भी कोई नाउन है जैसे कि कस्टम और कस्टम्स, यदि सिंगुलर में है तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, जबकि कस्टम्स जो होता है उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। आइए पहले इसके मीनिंग को समझते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कस्टम। अब देखो, कस्टम जो होता है इसका मतलब होता है ट्रेडिशन या तो हैबिट, और ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, परंपरा, है ना, और हैबिट का मतलब आदत। तो परंपरा या आदत का यदि सेंस तब आता है जब हम सिर्फ कस्टम को देखते हैं। लेकिन यदि कस्टम्स है तो इसका मतलब क्या क्या होता है समझना है। इसका दो मतलब है। एक होता है ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ मतलब एक तरह से आप समझ लो टैक्सेस, है ना। तो वैसा टैक्स जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगाए जाते हैं उसको हम लोग कस्टम्स कहेंगे। या तो कस्टम्स जो होता है वो उस डिपार्टमेंट को भी कहा जाता है जो कि इस तरह के टैक्सेस को कलेक्ट करता है। मतलब वो जो डिपार्टमेंट है जो टैक्स कलेक्ट करता है वो भी क्या कहलाता है, तो कस्टम्स डिपार्टमेंट कहलाता है। समझ में आया। तो दो तरह से आपको समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कस्टम का सेंस जाता है ट्रेडिशन मतलब परंपरा या आदत, जबकि कस्टम्स का मतलब टैक्स या तो वो डिपार्टमेंट जो कि टैक्स कलेक्ट करता है। राइट, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स खुद भी देख लें, लेकिन हम लोग क्वेश्चन से इसे सीखते हैं। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन है, इट इज़ एन ओल्ड कस्टम इन आवर विलेज। अब आपको बताना है यहाँ पर इट इज़ एन ओल्ड कस्टम होगा या कस्टम्स होगा इन आवर विलेज। हमारे गांव की ये पुरानी परंपरा है या टैक्स। तो आपको समझना है कि कौन सा सेंस जा रहा है। तो ये हमारे गांव की पुरानी परंपरा है, और जब भी परंपरा का सेंस जाए तो हम लोग कस्टम यूज़ करते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, द गुड्स वर चेक्ड एट द कस्टम या कस्टम्स। मतलब गुड्स। अब देखो, गुड और गुड्स में क्या डिफरेंस है ये शायद हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं। तो गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब होता है सामान। तो गुड्स जो होता है इसका मतलब सामान, मतलब सामानों को चेक किया गया कस्टम में या कस्टम्स, मतलब जो टैक्स वसूल करते हैं उन लोगों के द्वारा इसे चेक किया गया। तो यहाँ पर जो सेंस जा रहा है वो कस्टम का नहीं बल्कि कस्टम्स का जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस वर्क्स इन द कस्टम या कस्टम्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे लिखा है द ऑफिसर वर्क्स। द ऑफिसर वर्क्स इन द कस्टम या कस्टम्स डिपार्टमेंट। अब आप सोचो, यहाँ पर जो ऑफिसर है वो काम करता है कहाँ पर, कस्टम में या कस्टम्स के डिपार्टमेंट में जो टैक्स वसूलती है उस डिपार्टमेंट में। तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि डिपार्टमेंट की बात करिए तो कस्टम्स ही सही आंसर होगा, कस्टम रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कस्टम या कस्टम्स ऑन द इम्पोर्टेड कार्स। इम्पोर्टेड कार्स का मतलब जो विदेश से मंगाए जाते हैं हमारे यहाँ, तो उन इम्पोर्टेड कार्स पे गवर्नमेंट ने क्या लगाया हुआ है, तो किसी तरह का कोई परंपरा कस्टम नहीं लगाया हुआ बल्कि कस्टम्स लगाया हुआ है, मतलब टैक्स लगाए हुए हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, ही पेड द कस्टम या कस्टम्स ड्यूटी एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे उसने कस्टम को पे किया या कस्टम्स को पे किया। अब देखो, कभी भी ड्यूटी मतलब टैक्स, तो ये कस्टम ड्यूटी होता है ना, मतलब उस टैक्स को उन्होंने पे किया है। तो यहाँ पर भी कस्टम्स सही हो जाएगा, कस्टम जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में अलग और प्लूरल में अलग अलग तरह के डिफरेंट मीनिंग्स जो है उसको कैरी करते हैं। तो आपको इन्हीं को सेंस के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग को समझना है और फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो नाउन है ये देखना है। अगला नाउन जो है हमारा ये है मैनर और मैनर्स। देखो, मैनर का मतलब होता है वे, मतलब तरीका या मेथड, है ना। कोई भी तरीका जो होता है उसको हम लोग मैनर कहते हैं। लेकिन जब मैनर्स की बात करते हैं तो ये होता है हमारा सोशल बिहेवियर, है ना। मतलब समाज में आप किस तरह से व्यवहार करते हैं उसको हम मैनर्स कहते हैं। तो जब तरीके की बात हो, किसी वे किसी मेथड की बात हो तो हम मैनर यूज़ करेंगे, लेकिन सोशल बिहेवियर बर्ताव की बात हो, व्यवहार की बात हो तो हम मैनर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा होगा हम इसे क्वेश्चन से देखें। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ही स्पोक टू मी इन अ र्यूड मैनर या मैनर्स। उसने मुझे, र्यूड मतलब होता है बुरा बर्ताव के जैसा, है ना। तो उसने मुझे र्यूड तरीके से बात किया
या र्यूड बिहेवियर से बात किया। तो अब देखो दोनों तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर र्यूड जो है वो र्यूड तरीके की बात हो रही है। मतलब यहाँ चूंकि ये बता ही रहा है कि इसका बिहेवियर कैसा था, र्यूड था, तो बिहेवियर को यहीं पर ये सिग्निफाई कर रहा है। तो ध्यान रखना इसके साथ जो हम मैनर को यूज करेंगे, मतलब र्यूड बिहेवियर नहीं होगा, र्यूड तरीके से उसने बात किया, तो यहाँ पर मैनर्स नहीं मैनर होगा। अगला है इट इज अ बैड मैनर या मैनर्स टू इंटरप्ट अदर्स। दूसरों के बीच में इंटरप्ट करना, उसके बीच में बोलना, ये क्या है, एक बुरा तरीका है या बुरा बर्ताव है, बुरा बिहेवियर है। तो यहाँ पर जो सेंस बन रहा है वो बिहेवियर का बन रहा है, इसलिए मैनर्स सही होगा जबकि मैनर गलत हो जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखें और जवाब दें। चिल्ड्रन शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ गुड मैनर या मैनर्स। बच्चों को गुड मैनर डेवलप करना चाहिए या मैनर्स डेवलप करना चाहिए। जल्दी से आंसर को कमेंट सेक्शन में दीजिए और देखिए कि आप कितना सही जवाब दे पा रहे हैं। तो चिल्ड्रन शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ, गुड मैनर नहीं होगा मैनर्स होगा, क्योंकि गुड बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब बिहेवियर का सेंस आता है तो मैनर्स जो होगा ये सही आंसर होता है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने दो नाउन को कम्प्लीटली सही तरीके से कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि आप लोग इनको बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आ ही जाते हैं जो डिफरेंट मीनिंग को कैरी करते हैं। चलो नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नाउन है अथॉरिटी या तो अथॉरिटीज़। देखिए जब अथॉरिटी होता है तो इसका मतलब होता है पावर या तो राइट। मतलब जब शक्ति की बात हो या किसी अधिकार की बात हो तो हम उसे क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन जब भी ये प्लूरल में लिखा जाता हो अथॉरिटीज़, तो याद रखना ऑफिशियल्स से इसका सेंस जाता है। मतलब उन अधिकारियों की बात होती है जो किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं, उसको हम अथॉरिटीज़ कहते हैं। या किसी खास काम से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स होते हैं उसे हम अथॉरिटीज़ कहते हैं। लेकिन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है या शक्ति होता है, ठीक है। तो सेंस को आप बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनता है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ही हैज़ एन अथॉरिटी टू साइन द डॉक्यूमेंट। अब बताओ उसके पास डॉक्यूमेंट्स को साइन करने का क्या है, उसके पास वो किसी तरह का ऑफिशियल है या उसके पास साइन करने का अधिकार है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंस जा रहा है वो इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने का उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है। यहाँ पर अथॉरिटीज़ का कोई सेंस नहीं जा रहा है ना। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन देखो, द अथॉरिटी या अथॉरिटीज़ हैव टेकन अ स्ट्रिक्ट एक्शन। मतलब जो ऑफिशियल्स थे या अधिकार थे। अब देखो सेंस को समझना है कि आखिर ये स्ट्रिक्ट एक्शन कौन ले सकता है, जो किसी भी डिपार्टमेंट से या उस चीज़ से जो जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वही स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अथॉरिटी का बिल्कुल सेंस नहीं जा रहा है, उन ऑफिशियल्स की बात हो रही है जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या अथॉरिटीज इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब बताओ यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो ऑफिशियल्स है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि जो जांच पड़ताल करने वाली जो टीम है ये डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिसका ये काम है कि वो केस को इन्वेस्टिगेट करे। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होगा ये यहाँ पर सही सेंस बन रहा है, अथॉरिटी का यहाँ कोई सेंस नहीं जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा आज की क्लास में। और देखते हैं अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहे कि आपको किस तरह से आ रहा है, और सारे क्वेश्चंस का भी आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि आप जो है सो एक्टिव पार्टिसिपेट हो करके आज की क्लास में रहे, जिससे आप सीखते रहे लगातार, है ना। चलिए नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउन आ चुका है हमारे सामने, ये है इफेक्ट और इफेक्ट्स। देखो एक है इफेक्ट, और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, है ना। रिजल्ट का मतलब परिणाम, जबकि इफेक्ट्स जो होता है इसका मतलब होता है बिलोंगिंग्स, मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, है ना। तो इफेक्ट्स का मतलब होता है जो किसी से, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है जिसका नाम ए है, तो याद रखना है कि ये जो पर्सन है इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसे हम उसका इफेक्ट्स कहते हैं या उसकी बिलोंगिंग्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो जिससे जुड़ा हुआ वो चीज़ें होती है उसे हम लोग बिलोंगिंग्स कहते हैं या तो इफेक्ट कहते हैं। ध्यान रहे एक और वर्ड होता है अफेक्ट, है ना। तो ये जो अफेक्ट होता है ये डिफरेंट चीज़ है। अफेक्ट जो होता है ये एक तरह से वर्ब है ना। वर्ब मतलब, और इसका मतलब होता है प्रभावित करना। तो अफेक्ट जो होता है वो वर्ब है, जबकि यहाँ पर ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये इफेक्ट, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, बस एक सिंगुलर में और एक प्लूरल में है। तो हम लोग चूंकि अभी इसका ध्यान दे रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो इन दोनों का क्वेश्चंस बनेगा। लेकिन एक याद रखिएगा कि अफेक्ट नाम का भी एक शब्द होता है जो एक तरह का वर्ब है ना। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वेट, हाँ क्वेश्चन आ चुका है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड इफेक्ट या इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग इज सीवियर। अब बताओ
ये जो ड्रग है इसका जो साइड इफेक्ट है या साइड इफेक्ट्स होगा, तो इफेक्ट्स का मतलब तो बिलोंगिंग होता है, किसी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ होता है। तो यहाँ पर इफेक्ट्स का मतलब नहीं है, इसका जो साइड इफेक्ट है मतलब साइड रिजल्ट जो होगा इस ड्रग का, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, बहुत ज़्यादा गंभीर है ना। सेकेंड क्वेश्चन, ही पैक्ड द पर्सनल इफेक्ट या इफेक्ट्स एंड लेफ्ट द हॉस्टल। उसने अपने पर्सनल चीज़ों को पैक किया और हॉस्टल को छोड़ दिया। तो यहाँ पर पर्सनल रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, पर्सनल चीज़ों की बात हो रही है जो उससे बिलोंग करता है, मतलब पर्सनल इफेक्ट्स जो होगा यहाँ पर सही है। लास्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट या इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन इज हार्मफुल। अब बताओ, पोल्यूशन का जो इफेक्ट होगा या इफेक्ट्स होगा वो हार्मफुल है, मतलब उसका जो रिजल्ट है, पोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो हार्मफुल है, या पोल्यूशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हार्मफुल है। तो यहाँ पर पोल्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं होती हैं, जो पोल्यूशन का रिजल्ट है, पोल्यूशन का जो इफेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, कितना आसानी से हम इसे सीखते हैं यदि आपको इसका मतलब समझ में आता है। इसीलिए मतलब समझते हैं और फिर हम लोग उसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो हमारा नाउन है ये है पीपल और पीपल्स। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट बनता है, ध्यान से समझना है। पीपल जो होता है ये सिटीजन्स की बात करता है, नागरिक, किसी भी देश का जो नागरिक होता है उसे हम वहाँ का पीपल कहेंगे। या पर्सन्स जो कि कलेक्टिवली हम बोलते हैं, पर्सन का प्लूरल बोल सकते हो, तो हम उसे पीपल का नाम दे देते हैं। तो पीपल का सेंस जाता है सिटीजन्स, वहाँ के नागरिक, जबकि पीपल्स का मतलब जो होता है ये होता है डिफरेंट रेसेस और नेशंस, मतलब अलग अलग तरह के जो जाति के लोग होते हैं या अलग अलग तरह के जो राष्ट्र के लोग होते हैं, उसको यदि हम इंडिकेट करेंगे तो हम पीपल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो पीपल और पीपल्स जो होगा ये डिफरेंट नाउन है। अब आपको समझना होगा कि इन दोनों में सेंस क्या क्या है। तो ये होता है आपका सिटीजन्स मतलब नागरिक, जबकि यहाँ पर जो है सो अलग अलग तरह के किसी खास जाति या नस्ल के लोग या किसी खास राष्ट्र के यदि लोगों की बात हो रही हो तो हम पीपल्स का यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, द ट्राइबल पीपल या पीपल्स ऑफ द रीजन हैज़ यूनिक ट्रेडिशन, मतलब किसी खास क्षेत्र के, उस ट्राइबल जो लोग होते हैं किसी खास क्षेत्र के, उनके यूनिक ट्रेडिशंस होते हैं। तो ट्राइबल पीपल्स यहाँ सही हो रहा है, पीपल नहीं होगा, क्योंकि पीपल जो होता है वो किसी खास सिटीजन की बात हो रहा है। तो यहाँ पर किसी खास हम नेशन की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ के सिटीजन की बात हो रही हो, यहाँ पर किसी खास जाति के लोगों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हम पीपल्स सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेनी पीपल्स या पीपल अटेंडेड द मीटिंग, बहुत सारे लोगों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। तो इस मीटिंग में जो हिस्सा लिया है यहाँ पे किसी खास जाति के लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जनरल सिटीजन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर सही जवाब पीपल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी नाउन को कंप्लीट कर लिया है। आइए नेक्स्ट नाउन को देखते हैं। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप VVI लगा लो, है ना। क्यों VVI लगा लेते हैं? देखो क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलता है कि स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स में क्या डिफरेंस है। देखो स्पेक्टेकल का मतलब होता है साइट या तो शो, मतलब नज़ारा। ये जो है सो नज़ारे की बात करता है, मतलब दृश्य की बात करता है, तो हम स्पेक्टेकल यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी ये प्लूरल में आ जाए तो समझ जाना ये आई ग्लासेस मतलब चश्मा, इसका मतलब होता है चश्मा। तो स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, लेकिन स्पेक्टेकल का मतलब होता है नज़ारा। तो जब भी सेंस आपको देखना है कि किस सेंस में आ रहा है ये सारी चीज़ें। आइए क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ही बाउट अ न्यू स्पेक्टेकल या स्पेक्टेकल्स फ्रॉम द मार्केट स्टडी। अब बताओ उसने नई स्पेक्टेकल खरीदा या स्पेक्टेकल्स खरीदा। अब स्पेक्टेकल का मतलब क्या बताया अभी हमने, इसका मतलब आता है नज़ारा, मतलब साइट, है ना। ये साइट का सेंस देता है, जबकि ये आई ग्लासेस का सेंस देता है। तो जब भी आई ग्लासेस की बात हो रही है तो उसने एक नया क्या खरीदा होगा, चश्मा खरीदा होगा। तो यहाँ पर स्पेक्टेकल्स जो होगा ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक डे परेड वॉज अ वंडरफुल स्पेक्टेकल या स्पेक्टेकल्स। देखो रिपब्लिक डे का जो परेड था ये एक वंडरफुल नज़ारा था, तो जब नज़ारे की बात हो तो स्पेक्टेकल सही होगा। शी कैन नॉट रीड विदाउट हर स्पेक्टेकल या स्पेक्टेकल्स, वह नहीं पढ़ सकती अपने स्पेक्टेकल के बगैर या नज़ारों के बगैर। तो यहाँ नज़ारों का सेंस नहीं आ रहा है, वो चश्मे के बगैर नहीं पढ़ सकती। तो इस तरह से स्पेक्टेकल्स जो होगा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नाउन को देखते हैं। अगला नाउन है हमारा क्वार्टर या तो क्वार्टर्स। देखो क्वार्टर का मतलब आपने समझा होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि ये यदि जैसे कि ये है एक फुल सर्कल है और इसका जो 1/4 हिस्सा होता है इसे हम लोग क्वार्टर कहते हैं, है ना। तो क्वार्टर का मतलब होता है जब हम 1/4 की बात करते हैं,
है ना। तो 1/4 की जब बात हो तो हम क्वार्टर यूज़ करेंगे। लेकिन आपने सुना होगा क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब होता है जैसे कि कुछ खास ऑफिशियल्स को या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें क्वार्टर्स दिया जाता है। क्वार्टर्स का मतलब होता है हाउस या बिल्डिंग, है ना, या लॉज टाइप का, जिसमें रहने के लिए उन्हें कोई स्पेस दिया जाता हो, कोई बिल्डिंग दी जाती हो, कोई हाउस दिया जाता हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, लेकिन क्वार्टर्स का मतलब होता है हाउस या तो बिल्डिंग। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, नज़र डालते हैं और देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन सही होने वाला है। देखिए, ही लिव्स इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर या क्वार्टर्स नियर द ऑफिस। वह जो है एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता है या क्वार्टर्स में रहता है जो कि ऑफिस के नज़दीक है। तो देखो, यदि गवर्नमेंट क्वार्टर या क्वार्टर्स मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग में रहता होगा, तो जब बिल्डिंग की बात हो रही हो, हाउस की बात हो रही हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्वार्टर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, 3/4 या क्वार्टर्स ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, मतलब काम का जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 है ना, 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर 1/4 की बात हो रही है और 3 तो बगल में है, तो 1/4 की जब बात हो रही हो तो क्वार्टर सही होगा, क्वार्टर्स नहीं। 1/4 या क्वार्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। बताओ, अब बताना है आपको कि स्टूडेंट्स का जो 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 लिखा हुआ है और 1/4 का मतलब होता है कि 1/4, तो जब 1/4 का सेंस जा रहा है तो क्वार्टर सही होगा, क्वार्टर्स गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। और इसका जो भी आंसर होता है उसे फटाफट कमेंट सेक्शन में देते जाए और हर एक चीज़ों का जो मतलब है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाए, ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट रहे यहाँ पर और सीखने में आपको ज़्यादा मज़ा आए, है ना। चलिए, कि नेक्स्ट नाउन हमारा है पार्टिकुलर या तो पार्टिकुलर्स। तो पार्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब कोई खास, है ना। तो जब कोई खास, किसी स्पेसिफिक, किसी पार्टिकुलर की बात हो रही है तो आप ध्यान रखना है कि पार्टिकुलर शब्द यूज़ होता है। लेकिन जब किसी डिटेल्स, मतलब किसी तरह का इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, है ना, उसकी जब बात हो रही हो तो हम पार्टिकुलर्स की बात करेंगे, है ना। तो पार्टिकुलर का मतलब खास और पार्टिकुलर्स का मतलब किसी भी तरह का डिटेल्स या तो किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन। आइए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्लीज़ गिव मी द पर्टिकुलर या पर्टिकुलर्स ऑफ दिस इंसिडेंट। कृपया मुझे इस इंसिडेंट का डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इन्फॉर्मेशन का जो है वो कौन सा है, तो देखो, पार्टिकुलर का मतलब क्या सिखाया, खास, लेकिन पार्टिकुलर्स का मतलब होता है डिटेल्स या तो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इंसिडेंट का इन्फॉर्मेशन देना है, इसीलिए पर्टिकुलर्स यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, द ऑफिसर आस्क्ड हिम टू फिल द पार्टिकुलर या पार्टिकुलर्स इन दिस फॉर्म। अब बताओ, ऑफिसर ने उसे कहा कि इस फॉर्म में आप अपने से संबंधित पर्टिकुलर मतलब खास चीज़ों को डालें या पर्टिकुलर्स मतलब उसके इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को डालें। तो यहाँ पर भी डिटेल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी पर्टिकुलर रीज़न और पर्टिकुलर्स रीज़न फॉर योर एब्सेंस। आपकी अनुपस्थिति का कोई खास रीज़न, जब खास रीज़न की बात हो रही हो तो सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या सही है, पर्टिकुलर यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, ऐसे ही देखिए, आज के क्लास में जो भी नाउन हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं आया हुआ है। अब देखो, यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो ये भी आपके लिए वीवीआई का पार्ट बन जाता है। देखो, हमारा नाउन है प्रीमाइज या तो प्रीमाइजेज। देखो, प्रीमाइज का मतलब होता है अजम्पशन या तो स्टेटमेंट, कोई भी कथन किसी के द्वारा बोला गया जो वाक्य है उसे हम प्रीमाइज कहते हैं। लेकिन प्रीमाइजेज का मतलब क्या होता है, प्रीमाइजेज का मतलब होता है लैंड या तो बिल्डिंग या कैंपस। ध्यान रखना, ये कैंपस का ज़्यादा सेंस देता है, मतलब किसी भी बिल्डिंग का जो कैंपस वाला एरिया होता है उसे हम प्रीमाइजेज कहते हैं, है ना। लेकिन प्रीमाइज जो होता है वो किसी स्टेटमेंट, किसी कथन की बात करता है। देखो, क्वेश्चन से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द पुलिस सर्च द इंटायर प्रीमाइजेज या प्रीमाइज थोरोली। अब देखो, पुलिस ने सर्च किया इंटायर प्रीमाइजेज को या इंटायर प्रीमाइज को। तो अभी अभी आपने सीखा है कि प्रीमाइजेज जो होता है ये कैंपस की बात करता है, लेकिन प्रीमाइज जो होता है वो स्टेटमेंट की बात होता है। तो पुलिस जो सर्च किया हुआ है ये पूरा कैंपस की बात कर रहा है, इंटायर कैंपस को उसने चेक किया हुआ है, तो यहाँ पर प्रीमाइजेज जो होगा ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, ही वॉज आस्क्ड टू लीव द ऑफिस प्रीमाइजेज या प्रीमाइज इमीडिएटली। उसे कहा गया कि तुम ऑफिस के कैंपस को तुरंत छोड़ दो, मतलब ऑफिस के एरिया को तुरंत छोड़ दो। तो यहाँ पर भी सही जवाब कौन सा होगा, प्रीमाइजेज है। चलिए अगला नाउन देखते हैं। हमारा अगला नाउन है डैमेज या तो डैमेजेस। देखिए, समझना है कि डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है। डैमेज जो होगा
इसका मतलब होता है हार्म या इंजरी। अब देखो हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान, है ना। तो डैमेज जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है नुकसान, है ना। लेकिन डैमेजेस जो होता है इसका मतलब होता है कॉम्पेंसेशन, मतलब लीगल जो क्षतिपूर्ति होती है उसे हम लोग डैमेजेस कहते हैं। आइए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन है द स्टॉर्म काउज्ड मच डैमेज या डैमेजेस टू द क्रॉप्स। अब देखो डैमेज का मतलब क्या समझे हमने, हम लोगों ने सीखा कि डैमेज का मतलब हार्म होता है, लेकिन डैमेजेस का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, है ना। लीगल जो हमारा जो कॉम्पनसेशन होता है उसे हम लोग डैमेजेस कहते हैं। तो यहाँ पर स्टॉर्म की वजह से क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर सेंस जा रहा है डैमेज का, तो डैमेज हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है ही क्लेम्ड डैमेज या डैमेजेस फॉर द इंजरी ही सफर्ड। उसने जो क्लेम किया है वो डैमेज को क्लेम नहीं किया है, उसने कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम किया है। जो इंजरी जिस इंजरी की वजह से उसने सफरिंग की है, सफ़र किया हुआ है, उसका डैमेजेस की वजह से उसने क्लेम किया हुआ है। तो डैमेजेस को लेकर यदि उसने क्लेम किया हुआ है मतलब उसने कॉम्पनसेशन को लेकर क्लेम किया हुआ है, तो यहाँ पर डैमेज नहीं होगा। अगला है द फायर रिजल्टेड इन हेवी डैमेज या डैमेजेस इन द मार्केट एरिया। फायर के वजह से मार्केट एरिया में बहुत ही ज़्यादा हेवी डैमेज हुआ है या डैमेजेस हुआ है। तो हेवी डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, यहाँ पर कॉम्पनसेशन की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से उम्मीद है कि डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलिए आज के क्लास का ये एकदम लास्ट नाउन होने वाला है, और ये जो है इसमें क्या है समझते हैं। एक है ऐश, दूसरा है एशेश। देखो ऐश का मतलब होता है पाउडरी रेसिड्यू फ्रॉम बर्निंग, मतलब जलने के वजह से जो पाउडरी फॉर्म बन जाता है, राख जो बन जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऐश। लेकिन ऐशेस का मतलब होता है जैसे किसी डेड बॉडी को जब हम जला देते हैं और जलाने के बाद जो अस्थियां बच जाती है जिसे हम जमा कर लेते हैं, तो वो जो बनता है उसे हम लोग ऐशेस कहते हैं। तो ऐशेस का आप सेंस याद रखो, अस्थियां मतलब किसी डेड बॉडी को जलाने के बाद जो राख बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऐशेस। समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है द प्रीस्ट इमर्स्ड द एस या एसेस ऑफ द डेड बॉडी इन द रिवर। जो प्रीस्ट था, पुजारी था, उसने नदी में डेड बॉडी की जो अस्थियां हैं उसे विसर्जित कर दिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम डेड बॉडी की बात कर रहे हैं तो ऐश की बात नहीं हो सकती, यहाँ पर एसेस को जो है नदी में इमर्ज कर दिया गया, है ना। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द फायर द हाउस वॉज रिड्यूस टू एस या एसेस, मतलब आग लगने की वजह से हाउस जो है, घर जो है वो जलकर राख हो गया। तो यहाँ पर किसी भी डेड बॉडी की बात नहीं हो रही है, जब नॉर्मल राख की बात हो रही हो तो ऐश का यूज़ करेंगे, एसेस गलत होगा, है ना। अगला है शी कलेक्टेड द एश या एशेस एंड केप्ट इट इन एन अर्न। अब देखो अर्न का मतलब होता है कलश। क्या होता है, कलश। तो देखो उसने क्या किया, उसने राख को कलेक्ट किया और फिर उसे जाकर के एक कलश में रख दिया। तो कलश में जनरली किसे रखते हैं हम लोग, जो अस्थियां होती है, जो किसी डेड बॉडी के जो राख होते हैं उसे। तो यहाँ पर भी सेंस किसका जा रहा है, एशेस का जा रहा है। तो यहाँ पर हम एस यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एशेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारा नाउन को हम लोगों ने देखा है, और ये सारे जो नाउन्स थे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, और किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। और ज़्यादातर यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है जब वो देखते हैं कि सेम टाइप ऑफ नाउन है लेकिन सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग कैरी करता है, तो फिर वो एग्जामिनेशन में अटक जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सभी से मिला जुला कर क्वेश्चन दिए हुए हैं। पीछे जो भी आपने पढ़ा है उन सभी से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट लेटर्स बोथ या नन। अब देखो लेटर का मतलब तो पत्र होता है, लेकिन लेटर्स का मतलब होता है लिटरेचर, लर्निंग, ज्ञान, है ना। तो वह जो व्यक्ति है वो बहुत ही बड़ा लर्निंग या लिटरेचर से संबंधित व्यक्ति है। तो यहाँ पर लेटर्स जो होगा ये सही जवाब है। अगला है द सोल्जर फाउट फॉर हिज कलर या कलर्स, या कलरिंग या कलर्ड। तो देखो इन सब का तो कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कलर और कलर्स में क्या डिफरेंस है। तो कलर का मतलब तो जनरली होता है रंग, लेकिन कलर्स का मतलब जो होता है ये होता है फ्लैग, है ना, अपने देश, नेशन, या तो हमारा जो कंट्री है, ये इसका सेंस बनता है। तो जो सोल्जर्स हैं उन्होंने वो किसके लिए लड़े हुए हैं, तो रंग के लिए नहीं बल्कि अपने फ्लैग के लिए लड़े हुए हैं। तो कलर्स जो होगा ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ क्लियर या द मॉरल्स ऑफ द स्टोरी। तो देखो यहाँ पर जनरली ये तो बहुत ही आसान सा हो गया, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ क्लियर। मोरल होता है, मोरल्स नहीं होता। द कंपनी पेड हैवी डैमेज या डैमेजेस। ये आज ही के क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि डैमेज का मतलब हार्म होता है, लेकिन डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन।
तो कंपनी ने पे किया बहुत ही भारी डैमेजेस को पे किया, बहुत ही भारी कॉम्पनसेशन को पे किया इस लॉस के लिए, है ना। तो यहाँ पर डैमेजेस सही हो जाएगा। ऑल इज पर्सनल इफेक्ट या इफेक्ट्स, देखो इफेक्ट का मतलब क्या सीखा था हमने, रिजल्ट, ये भी आज ही की क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ है रिजल्ट। लेकिन इफेक्ट्स का मतलब बिलोंगिंग होता है, मतलब उससे जुड़ी हुई कोई चीज़। तो ऑल हिज पर्सनल इफेक्ट्स, है ना, उसके सारे जो पर्सनल चीज़ें थी उससे जो है सो आग में जला दिया गया, है ना। तो इन 5 में से आप लोगों ने कितने सही आंसर्स लगाए हुए हैं इसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और आज का क्लास आपको कैसा लगा इसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें। तो आज की क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इंग्लिश फायर को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।